नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र के विभिन्न तथ्यों का, विविध तथ्यों का। चलिए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र परीक्षोपयोगी तथ्य, अर्थशास्त्र की परिभाषा। रॉबिन्स, अर्थशास्त्र रॉबिन्स के अनुसार क्या है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो कि लक्ष्यों एवं वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों के परस्पर संबंधों के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, एग्जाम में सीधा सीधा परिभाषा दी जाएगी और आपसे ऑप्शंस में पूछा जाएगा कि ये किसके अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है। मार्क्स के अनुसार अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना है। बेनहम, अर्थशास्त्र उन तत्वों का अध्ययन है जो रोजगार और जीवन स्तर को प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर फ्रेडमैन, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान। बात करते हैं महत्वपूर्ण सिद्धांतों की। एंगल का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार एक परिवार की आय बढ़ने पर उसका खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप इसको कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, अगर आय बढ़ रही है तो खाने पीने की वस्तुओं पर जो खर्च है, पीने का खर्च, इसका जो प्रतिशत है वो कम हो जाएगा। ग्रेशम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया दो प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन में हो तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। उत्पत्ति ह्रास का नियम। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए तथा अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए तो एक निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तित साधन की अतिरिक्त मात्राओं से प्राप्त सीमांत उत्पादन घटता चला जाता है। ठीक है, इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास के नियम का ह्रासमान प्रतिफल का सिद्धांत कहते हैं। परिवर्तित साधन की मात्रा में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादन में आनुपातिक दृष्टि से तीन प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। सीमांत उत्पादन घट जाए या समान रहे या फिर बढ़ जाए। आधुनिक अर्थशास्त्री इन तीनों अवस्थाओं को सम्मिलित रूप से परिवर्तनशील अनुपातों का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित अन्य नियम है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, रिकॉर्डों का लगान सिद्धांत एवं सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। कृषि क्षेत्र में उत्पत्ति ह्रास का नियम शीघ्रता से लागू होता है क्योंकि कृषि क्षेत्र में श्रम विभाजन का अभाव होता है। बात करते हैं कुछ प्रमुख कथनों की। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, ये कहा रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी कहा रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, मार्शल। अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं, रॉबिन्स ने कहा। आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है, जेके मेहता। कीन्स का रोजगार का सिद्धांत। इन्होंने 1936 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी की प्रस्तावना में से के बाजार नियम पर घातक प्रहार किया और प्रतिष्ठित विचारधाराओं को अस्वीकृत करते हुए रोजगार का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया। कीन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर कुल उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करता है। कुल उत्पादन मात्रा प्रभावपूर्ण मांग की मात्रा पर निर्भर करती है, अर्थात रोजगार की मात्रा प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग या समर्थ मांग में कमी से बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब से का बाजार नियम क्या है? पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। इसके अनुसार अर्थव्यवस्था में सामान्य अत्युत्पादन के फलस्वरूप सामान्य बेरोजगारी संभव नहीं है। कीन्स के रोजगार का तार्किक प्रारंभिक बिंदु समर्थ मांग का सिद्धांत है। इनके अनुसार समर्थ के निर्धारक तत्व दो हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया समग्र मांग फलन ADF एवं समग्र पूर्ति फलन ASF। किसी अर्थव्यवस्था में ASF उद्यमियों की कुल लागतों तथा ADF उनकी कुल प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थव्यवस्था में वह मांग समर्थ मांग होती है जहां अर्थव्यवस्था में रोजगार स्तर, उत्पादन स्तर तथा आय स्तर तीनों बराबर होते हैं। कीन्स के अनुसार अवसाद से किसी अर्थव्यवस्था को बाहर निकालने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार राजकोषीय नीति का सहारा ले तथा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि लाए। रोजगार बढ़ाने के लिए कीन्स ने लचीली मजदूरी नीति के बदले लचीली मुद्रा नीति का समर्थन किया।
नकदी लेन देन का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन फिशर ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का परिमाण ही कीमत स्तर अथवा मुद्रा के मूल्य का मुख्य निर्धारक है। फिशर के अनुसार यदि अन्य चीजें स्थिर रहें तो ज्यों ज्यों मुद्रा संचालन की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों कीमत स्तर भी प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है और मुद्रा का मूल्य घटता जाता है और विलोमशः भी। ठीक है, इसके उल्टा होता है। यदि मुद्रा की मात्रा दुगनी कर दी जाए तो कीमत स्तर भी दुगना हो जाएगा और मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, और ठीक इसके विपरीत यदि मुद्रा की मात्रा घटकर आधी हो जाए तो कीमत स्तर गिरकर आधा रह जाएगा और मुद्रा का मूल्य जो है वो दुगना हो जाएगा। तो फिशर क्या कह रहे हैं कि देखिए, मुद्रा की जो मात्रा होगी उसको आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही मुद्रा का मूल्य जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, और यदि मुद्रा की मात्रा घट गई तो मूल्य जो है वो दुगना हो जाएगा या उसका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जो मुद्रा की मात्रा है और जो मुद्रा का मूल्य है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है, अगर मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य घटेगा और मात्रा घटेगी तो मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और एक चीज और आपको याद रखनी है कि मुद्रा की जो मात्रा है और जो कीमत स्तर है, ठीक है, वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। यानी कि अगर मात्रा घट रही है तो कीमत स्तर भी घटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्पादन फलन। उत्पादन के साधनों तथा उत्पाद की मात्रा में संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यह साधनों तथा उत्पाद के बीच तकनीकी संबंध को प्रकट करता है। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। सीमांत उत्पाद शून्य और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन औसत उत्पाद ना कभी शून्य हो सकता है और ना ही ऋणात्मक होगा। ये आपको याद रखना है। कुल, औसत तथा सीमांत उत्पादनों में परिवर्तन की अवस्थाएं। ठीक है, कुल उत्पाद पहली अवस्था में क्या होगा, वो बढ़ता है। दूसरी में क्या होगा, बढ़ता है या अधिकतम हो जाता है। और तीसरी अवस्था में क्या होगा कि वो गिरता है। औसत उत्पाद की बात करेंगे तो बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है। दूसरी अवस्था में गिरता है और तीसरी अवस्था में भी गिरता है। सीमांत उत्पाद की बात करेंगे तो पहले बढ़ता है फिर गिरना प्रारंभ कर देता है पहली अवस्था में। दूसरी अवस्था में गिरता है और फिर शून्य हो जाता है और तीसरी अवस्था में वो गिरता है और फिर ऋणात्मक हो जाता है। तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि तीसरी ऋणात्मक जो हो रहा है वो सीमांत उत्पाद है केवल। औसत तथा सीमांत उत्पाद एक दूसरे को उस बिंदु पर काटते हैं जहां पर औसत उत्पाद अधिकतम होता है, लेकिन इस बिंदु पर सीमांत उत्पाद वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। कॉब डगलस उत्पादन फलन। इस उत्पादन फलन को कॉब और डगलस नामक दो अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया था, इसलिए यह फलन उनके नाम से जाना जाता है। यह फलन रेखीय समरूप उत्पादन फलन का एक रूप है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है। इस उत्पादन फलन के अनुसार वस्तु का उत्पादन करने के लिए दोनों साधनों श्रम एवं पूंजी का प्रयोग होना आवश्यक है। यदि इनमें से किसी एक साधन का प्रयोग नहीं होता तो वस्तु का उत्पादन शून्य हो जाता है। ठीक है, तो श्रम भी होना चाहिए और पूंजी भी होनी चाहिए कॉब और डगलस के अनुसार। इस फलन के अनुसार यदि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो परिवर्तनशील साधन की सीमांत उत्पादकता घटती है। इस फलन के अनुसार पैमाने के प्रतिफल स्थिर प्राप्त होते हैं, अर्थात श्रम तथा पूंजी को किसी अनुपात में बढ़ाने से वस्तु का उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। इस फलन के अनुसार तकनीकी प्रतिस्थापन की लोच इकाई के बराबर होती है। अर्थशास्त्र की प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, सीधे सीधे पूछी जाती हैं आपसे ये। वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल एन सैमुअल्सन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस रॉबिन्स, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी J.M. केन्स, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कीन्स, हाउ टू पे फॉर वॉर कीन्स। मांग, प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग है। यदि अन्य बातें सामान्य रहें तो मूल्य बढ़ने से मांग घटती है और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है। ठीक है, गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता।
मांग की लोच बराबर होता है मांग में आनुपातिक परिवर्तन और मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। गिफिन वस्तुएं अब क्या है? गिफिन वस्तुएं निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। मूल्य में वृद्धि होने पर गिफिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इनकी मांग कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन विरोधाभास की संज्ञा प्रदान की गई है। आवश्यक वस्तुओं की मांग बेलोचदार, आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार तथा विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। लोचदार का मतलब है फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो जो हमें नीड होगी जिन वस्तुओं की, उनकी मांग क्या होती है? बेलोचदार होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होती है। आरामदायक वस्तुओं में लोचदार होती है और विलासिता संबंधी में अत्यधिक लोचदार होती है। जब किसी वस्तु के स्थानापन्न उपलब्ध होते हैं तो उसकी मांग लोचदार होती है। वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग संभव होने पर मांग लोचदार होती है। ठीक है, जब उसके हमारे पास ऑप्शंस होंगे। ठीक है, पूरक वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। यदि समाज में धन का असमान वितरण है तो मांग की लोच बेलोच होती है। ठीक है, जबकि धन का समान वितरण होने पर मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। ठीक है, मार्शल के अनुसार मांग की लोच को समय तत्व भी प्रभावित करता है। कीमत की मांग पर होने वाली प्रतिक्रिया की अवधि जितनी कम होगी, मांग की लोच उतनी ही बेलोच होगी। इसके विपरीत समय की अवधि जितनी अधिक होगी, मांग की लोच उतनी ही लोचदार होगी। जिन वस्तुओं पर व्यय किया जाने वाला प्रतिशत बहुत अधिक होता है उनकी मांग लोचदार होती है तथा जिन पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन। मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों के मुख्य 4 रूप होते हैं: मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन, अपस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति रिफ्लेशन और मुद्रा अपस्फीति डिसइन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है। यानी मुद्रास्फीति वह अवस्था है जब वस्तुओं की उपलब्ध मात्रा की तुलना में मुद्रा तथा साख की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है और परिणाम स्वरूप मूल्य स्तर में निरंतर व महत्वपूर्ण वृद्धि होती है, जिससे वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। सीधा सीधा मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। ठीक है, इसमें क्या होता है? देनदार को हानि होती है, लेनदार यानी ऋणी को लाभ होता है। भारत में मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मानी जाती है। मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि पर नियंत्रण कर मुद्रास्फीति को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। कीन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रास्फीति पूर्ण रोजगार बिंदु के बाद ही उत्पन्न होती है। पूर्ण रोजगार बिंदु से पूर्व उत्पन्न होने वाली स्फीति आंशिक स्फीति कहलाती है, जो प्रेरणात्मक होती है। मुद्रास्फीति से अभिप्राय बढ़ती हुई कीमतों के क्रम से है, ना कि बढ़ी हुई कीमतों की स्थिति से। अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से उत्पन्न स्फीति को चलन स्फीति कहते हैं। उदार ऋण नीति के फलस्वरूप व्यापारिक बैंकों द्वारा अत्यधिक साख निर्गमन के कारण उत्पन्न स्फीति को साख स्फीति कहा जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं को तेजी से बढ़ती मांग के फलस्वरूप तेजी से बढ़ती मुद्रा की सक्रियता के कारण बढ़ने वाली कीमतें मांग प्रेरित स्फीति उत्पन्न करती हैं। वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाने के कारण जब वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाया जाता है तब इसे लागत प्रेरित स्फीति कहते हैं। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापा जाना मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है, जिससे कीमतों में वृद्धि होती है। इससे हीनार्थ प्रेरित स्फीति या बजटीय स्फीति कहा जाता है। अवमूल्यन के फलस्वरूप निर्यात बढ़ने तथा देश में आंतरिक पूर्ति घट जाने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिससे अवमूल्यन जनित स्फीति उत्पन्न होती है। खुली मुद्रा स्फीति। इसमें समाज की बढ़ती हुई आय के उपभोग पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया जाता, जबकि दबी मुद्रा स्फीति में उपभोग की मात्रा पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव। उत्पादक वर्ग, कृषक, उद्योगपति, व्यापारी को लाभ होता है। ऋणी को लाभ तथा ऋणदाता को हानि होती है। निश्चित आय वाले वर्ग को हानि होती है, जबकि परिवर्तित आय वाले वर्ग को लाभ होता है। समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं। धनी वर्ग और धनी तथा निर्धन वर्ग और निर्धन होता जाता है। व्यापार संतुलन विपक्ष में हो जाता है, क्योंकि आयात में वृद्धि और निर्यात में कमी होती है। मुद्रा प्रसार के लिए उत्तरदायी सरकार की नीतियां। हीनार्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निर्गमन, उदार ऋण एवं साख नीति, युद्ध जनित अनुत्पादक व्यय, प्रतिगामी कराधान नीति, प्रशुल्क एवं व्यापार नीति और कठोर उद्योग नीति। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय। राजकोषीय उपाय।
संतुलित बजट बनाना, सार्वजनिक व्यय विशेषकर अनुत्पादक व्यय पर नियंत्रण रखना, प्रगतिशील करारोपण, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना, बचत को प्रोत्साहित करना और उत्पादन में वृद्धि करना। मौद्रिक उपाय, मुद्रा निर्गमन के नियमों को कठोर बनाना, मुद्रा की मात्रा को संकुचित करना और कठोर साख नीति को अपनाना। मुद्रा संकुचन अथवा मुद्रा अवस्फीति, मुद्रास्फीति की विपरीत अवस्था है ये। इसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य घटता है। प्रोफेसर पीगू के अनुसार मुद्रा संकुचन के दो प्रमुख लक्षण हैं। उत्पादन में वृद्धि मुद्रा की मात्रा से अधिक होती है और मूल्यों में गिरावट आती रहती है। मुद्रा संकुचन निम्न परिस्थितियों में दृष्टिगोचर होता है। मौद्रिक आय यथावत अथवा गिरती रहे पर वस्तुओं का उत्पादन बढ़े। मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों घटे परंतु मौद्रिक आय में कमी अधिक हो। मौद्रिक आय तथा उत्पादन दोनों बढ़े परंतु उत्पादन में वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक हो। उत्पादन यथावत रहे परंतु मौद्रिक आय घटे जब वस्तुओं की पूर्ति मांग से अधिक हो, तब ये कंडीशन आती है मुद्रा संकुचन वाली। ठीक है, अब इसको रोकने के उपाय की बात करें तो मौद्रिक उपाय क्या है? मुद्रा का अधिक निर्गमन हो, साख मुद्रा का विस्तार हो। राजकोषीय उपाय क्या है? सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, करारोपण में कमी हो, ऋणों का भुगतान हो, आर्थिक सहायता एवं अनुदान में वृद्धि। अन्य उपाय, निर्यात में वृद्धि, आयात में कमी, पूर्ति पर नियंत्रण। मुद्रा अवस्फीति अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को समाप्त करके बेरोजगारी बढ़ाती है, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था निष्क्रिय एवं निर्जीव होकर मंदी के दौर में फंस जाती है। मुद्रा संस्फीति यानी कि रेफ्लेशन, वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु मूल्यों में वृद्धि का प्रयास किया जाता है। संस्फीति प्रायः अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मुद्रास्फीति और संस्फीति की प्रकृति लगभग एक सी होती है। दोनों में ही मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तथा कीमतों में वृद्धि होती है, परंतु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। संस्फीति जानबूझकर नियंत्रणात्मक रूप से बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिए अपनाई जाती है, जबकि मुद्रास्फीति प्रायः अनियंत्रित एवं परिस्थितिजन्य होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मुद्रा अपस्फीति के अंतर्गत ये वे सब क्रियाएं, नीतियां व उपाय आते हैं जो मुद्रास्फीति के वेग को रोकने के लिए किए जाते हैं। मुद्रा अपस्फीति व मुद्रा संकुचन में तुलना। मुद्रा संकुचन या विस्फीति देश में मंदी की स्थिति में उत्पन्न करती है, जबकि मुद्रा अपस्फीति कीमत स्तर को सामान्य अवस्था में लाने के लिए की जाती है। मुद्रा अपस्फीति नियोजित रूप में एक निर्धारित नीति के अनुसार की जाती है, जबकि मुद्रा संकुचन स्वयं उत्पन्न होती है। मुद्रा अपस्फीति देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए होती है, जबकि मुद्रा संकुचन से देश को हानि होती है। मुद्रा संकुचन एवं मुद्रा अपस्फीति दोनों ही गिरती हुई कीमतों का सूचक हैं तथा दोनों की प्रकृति लगभग एक सी होती है। गतिहीन स्थिति या निस्पंद स्थिति या स्टैगफ्लेशन और स्लम्पफ्लेशन, यह उस स्थिति का द्योतक है जब अर्थव्यवस्था में एक ओर कीमतें बढ़ती हैं और दूसरी ओर आर्थिक विकास अवरुद्ध होकर अर्थव्यवस्था में निष्क्रियता और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात इसमें क्या होगा? आर्थिक निष्क्रियता अथवा विकास में स्थिरता तथा स्फीति एक साथ मौजूद रहते हैं। ठीक है, निस्पंद में स्फीति में मुद्रा स्फीति, महंगाई, बेरोजगारी तथा उत्पादन में जड़ता साथ साथ विद्यमान रहते हैं। इसमें सब कुछ आ जाता है आपका, महंगाई भी आ गई, बेरोजगारी हो गई, उत्पादन में भी जड़ता आ गई, सब कुछ आ गया। सैमुअल्सन के शब्दों में निस्पंद स्फीति एक नई बीमारी है जिसमें वस्तुओं के मूल्यों तथा मजदूरी की दरों में वृद्धि होती है, किंतु साथ ही साथ बेरोजगारी में भी वृद्धि होती है और उत्पादित किया हुआ माल बिकना कठिन हो जाता है। ठीक है, तो सैमुअल्सन क्या कह रहे हैं कि इसमें क्या हो गया? वस्तु के मूल्यों में, मजदूरी की दरों में वृद्धि हो गई, लेकिन वृद्धि होने के बाद भी बेरोजगारी है। ठीक है, और उत्पादित किया हुआ माल जो है वो बिक नहीं रहा है। निस्पंद स्फीति उत्पन्न होने के कारण मुद्रा की मात्रा में तेजी से वृद्धि होना, मजदूरी दरों में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, विदेशी व्यापार में घाटा, उत्पादन लागत में वृद्धि और लंबे समय तक मुद्रा स्फीति की स्थिति का बने रहना, ये इसके कारण है स्टैगफ्लेशन के। लॉरेंज वक्र या लॉरेंज कर्व आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। लॉरेंज वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है। ये आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, मिलान करने में आ जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है में आ जाएगा, या सीधे पूछ लेगा
कि लॉरेंज वक्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ठीक है, तो आय के वितरण के लिए लॉरेंज वक्र, गिनी गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ गिनी, आय या संपत्ति के वितरण के में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी अधिक होगी। कुजनेट्स वक्र, साइमन कुजनेट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है और बाद में आय की वृद्धि के साथ साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। यदि हम इन दोनों के संबंध को वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वह उल्टे यू आकार की प्राप्ति होती है और ये पूछा जाता है आपसे। इस वक्र को ही कुजनेट्स वक्र कहते हैं कि कुजनेट्स वक्र किस आकार का होता है। ठीक है, फिलिप्स वक्र, किसी भी अर्थव्यवस्था में फिलिप्स वक्र द्वारा बेरोजगारी की दर एवं मुद्रास्फीति के व्युत्क्रम संबंधों को दर्शाया जाता है। यदि किसी भी देश में बेरोजगारी की दर कम है तो मजदूरी दर अधिक होगी एवं यदि बेरोजगारी की दर अधिक है तो मजदूरी की दर कम होगी। अतः फिलिप्स वक्र बेरोजगारी तथा मुद्रा मजदूरी के बीच वस्तु विनिमय को व्यक्त करता है। लाफर वक्र, यदि करारोपण की दरों को कम कर दिया जाए तो सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन यह वृद्धि एक सीमा से अधिक कमी कर दिए जाने पर करागत राजस्व में कमी आएगी। तो लाफर वक्र जो है वो आपका किससे संबंधित हो गया? राजस्व से। सिद्धांत एवं प्रतिपादक, विकास का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी, गरीबी का दुष्चक्र दृष्टिकोण, प्रच्छन्न बेरोजगारी सिद्धांत, संतुलित विकास का सिद्धांत, ये सब रेगनर नर्क्स। ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर, वी.एस. मिन्हास, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, गुनार मिडल, प्रबल धक्का सिद्धांत, रोस्टीन रॉडो, असंतुलित विकास सिद्धांत, हर्शमैन, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टोव, सोशल वेलफेयर एंड कलेक्टिव चॉइस, ए.के. सेन, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण, एडम स्मिथ, इष्टतम करारोपण का सिद्धांत, आर्थर लेफर, व्यय कर, गेल्डार, टोबिन कर, जेम्स टोबिन, मूल्यवर्धित कर यानी कि वैट, प्रथम प्रतिपादक एफ वॉन सीमेंस। फिर मूल्यवर्धित कर की बात करें, मारिश फारे और कार्लशूप विकसित किया था इन्होंने। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, जे.एस. मिल, जीरो बेस बजटिंग, पीटर वायर, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, डाल्टन पीगू, कर देय क्षमता, क्लार्क, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत, ए.पी. लर्नर, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत, जॉन मेनार्ड कीन्स। महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली, समष्टि तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था का दो तरीके से देखते हैं, समष्टि यानी कि मैक्रो और अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि यानी कि माइक्रो अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र यूनानी भाषा में मैक्रो का अर्थ होता है वृहद। अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को एक समग्र रूप में देखता है, जैसे मुद्रास्फीति, रोजगार की दर, आर्थिक विकास, व्यापार संतुलन आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र यूनानी भाषा में व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, इकाइयों के गतिविधियों का अध्ययन है, जैसे व्यक्ति, परिवार, कंपनियां, एक विशेष उद्योग जो मिलकर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। 1933 में अर्थशास्त्र में मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रेगनर फ्रिक्स ने किया। फिशर प्रभाव, फिशर इफेक्ट। इरविंग फिशर द्वारा विकसित यह अवधारणा मुद्रास्फीति तथा ब्याज दर के बीच संबंध को दर्शाता है। किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, वास्तविक ब्याज दर तथा ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति की दर की कुल योग होती है। ठीक है, तो R = स्मॉल r प्लस F। R जो है वो सांकेतिक ब्याज दर, स्मॉल r वास्तविक ब्याज दर और F वार्षिक मुद्रास्फीति दर। यह अवधारणा मुद्रास्फीति एवं सांकेतिक ब्याज दर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रभाव को बैंक की जमाओं पर देखा जा सकता है। जमाओं पर बैंक जो ब्याज देता है उसे सांकेतिक ब्याज दर कहा जाता है, लेकिन जमाकर्ता को इस ब्याज की वास्तविक प्राप्ति नहीं होती, उसे वास्तविक ब्याज दर की प्राप्ति होती है। जैसे अगर सांकेतिक ब्याज दर 8% है और उस समय मुद्रास्फीति दर 5% है तो वास्तविक ब्याज दर मात्र 3% प्राप्त होगी। ठीक है, इस तरीके से। टोबिन कर या टोबिन टैक्स, यह नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जेम्स टोबिन द्वारा प्रस्तावित किया गया।
यह प्रस्तावित लघु कर सभी विदेशी विनिमय बाजार में अस्थिरता को रोका जा सके। टोबिन कर दुनिया भर में कहीं भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। कर्ब डीलिंग, शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्ब डीलिंग कहते हैं। बजट, किसी संस्था या सरकार के एक वर्ष की अनुमानित आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। सरकार का बजट अब केवल आय व्यय का विवरण मात्र ही नहीं होता, अपितु यह सरकार के क्रियाकलापों एवं नीतियों का वितरण भी है। यह आधुनिक काल में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का साधन भी बन गया है। बफर स्टॉक, आपात स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। तेजड़िया और मंदड़िया, बुल्स एंड बेयर्स, यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं। जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया यानी कि बुल्स कहते हैं, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है उसे मंदड़िया यानी कि बेयर्स कहते हैं। ब्रिज लोन, कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं, और यही जो ऋण है वो ब्रिज लोन कहलाते हैं। अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। यह अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। विमुद्रीकरण, डेमोनेटाइजेशन, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त करती है और नई मुद्रा चालू करती है। जिनके पास काला धन होता है वह उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। हमारे देश में डेमोनेटाइजेशन कब हुआ है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ती है, वह अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। हीनार्थ प्रबंधन यानी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग, जब सरकार का बजट घाटे का होता है अर्थात आय कम होती है और व्यय अधिक होता है और व्यय के इस आधिक्य को केंद्रीय बैंक से ऋण लेकर अथवा अतिरिक्त पद्र मुद्रा निर्गमित कर पूरा किया जाता है तो यह व्यवस्था घाटे की वित्त व्यवस्था अथवा हीनार्थ प्रबंधन कहलाती है। सीमित मात्रा में ही इसे उचित माना जाता है। हीनार्थ प्रबंधन को स्थायी नीति बना लेने के परिणाम अच्छे नहीं होते। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है। क्यों? क्योंकि इसे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी गोल्ड। 24 कैरेट के शुद्ध सोने को प्राइमरी गोल्ड कहते हैं। चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण समितियां। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नीति, जानकी रमन समिति प्रतिभूति घोटाला, दांतवाला समिति बेरोजगारी के अनुमान, सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध, गोस्वामी समिति औद्योगिक रुग्णता, महल नोबिस समिति राष्ट्रीय आय, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, खुसरो समिति कृषि साख, गोयपोरिया समिति बैंक सेवा सुधार, भूरेलाल समिति मोटर वाहन करों में वृद्धि, भंडारी समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, सच्चर समिति मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, एस तारापुर समिति रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग मोस्ट इम्पोर्टेंट, डॉक्टर कीर्ति एस पारिक समिति पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव, बी एस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार, महाजन समिति चीनी उद्योग, सत्यम समिति वस्त्र नीति, मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के लिए। रिसेशन, रिसेशन से तात्पर्य मंदी की अवस्था से है। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो तो रिसेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में धनाभाव के कारण लोगों की क्रय शक्ति कम होती है तथा उत्पादित वस्तुएं अनबिकी रह जाती हैं। ठीक है, यानी पैसा नहीं है इसलिए लोग बाग चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं। इससे उद्योग को बंद करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, बेरोजगारी बढ़ती है। 1930 के दशक में विश्वव्यापी रिसेशन की स्थिति उत्पन्न हुई थी।
स्टैगफ्लेशन, यह अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है। टैरिफ, किसी देश द्वारा आयातों पर लगाए गए कर को ही टैरिफ कहा जाता है। मुद्रास्फीति अथवा विस्फीति यानी कि डिसइन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने हेतु जो प्रयास किए जाते हैं, जैसे साख नियंत्रण, ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल, उनके परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति की दर घटने लगती है, कीमतों में गिरावट आती है तथा रोजगार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह स्थिति मुद्रा अपस्फीति अथवा विस्फीति की स्थिति कहलाती है। इस स्थिति में यद्यपि मूल स्तर गिरता है तथापि यह सामान्य मूल स्तर से ऊपर ही रहता है। एक्टिव शेयर, वैसे शेयर जिनका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है उसे एक्टिव शेयर कहते हैं। कंट्रेरियन शेयर, इस श्रेणी में उन शेयरों को सम्मिलित किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं, अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही है तो इन शेयरों के भाव कम हो जाते हैं, और यदि बाजार का रुख गिरावट वाला है तो ये शेयर बढ़ जाते हैं। इन्हें कंट्रेरियन शेयर कहते हैं, मतलब जो बाजार के रुख से विपरीत चलते हैं। AD इंडेक्स, एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स, इन सूचकांकों का प्रयोग शेयर बाजार की तेजी या मंदी के रुख का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसकी गणना के लिए एक दिन में जिन शेयरों के मूल्य बढ़ते हैं उनकी संख्या में उन शेयरों को भाग दिया जाता है जिनके मूल्य उस दिन गिरे होते हैं। यदि इंडेक्स 1 से अधिक होता है तो बाजार में तेजी का रुख होता है, और इंडेक्स 1 से कम होता है तो बाजार में मंदी का रुख होता है। बियरर डिवेंचर, ऐसा डिवेंचर जिसका हस्तांतरण केवल सुपुर्दगी के द्वारा हो जाता है उनको डिवेंचर कहा जाता है। कंपनी के रजिस्टर में इनका कोई लेखा जोखा नहीं होता। डिवेंचर के साथ लगे कूपन को प्रस्तुत करने पर ब्याज तथा डिवेंचर को प्रस्तुत करने पर मूलधन का भुगतान प्रस्तुतकर्ता को प्राप्त हो जाता है। खो जाने तथा चोरी हो जाने पर इस प्रकार के डिवेंचर के पूर्ण जोखिम होते हैं। ब्लो आउट, जब कोई कंपनी अपना नया इश्यू जारी करती है और उसका सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन पूरा होकर बंद हो जाता है तो उसे ब्लो आउट या आउट ऑफ विंडो कहा जाता है। पीई रेशियो या पीई अनुपात, किसी कंपनी के प्रति शेयर के बाजार भाव में प्रति शेयर आय से भाग देकर पीई अनुपात ज्ञात किया जाता है। PER = प्रति शेयर बाजार मूल्य अपॉन EPS। हंगअप, जब किसी शेयर का भाव किसी निवेशक द्वारा क्रय किए गए भाव से काफी नीचे चला जाता है, ऐसी स्थिति में अधिक घाटा उठाकर शेयर बेचने के बदले वह निवेशक भविष्य में उसके भाव बढ़ने की आशा में अपने शेयरों को रखे रहे तो इसको हंगअप कहा जाता है। बंधक डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, इस प्रकार के डिबेंचर कंपनी की संपत्ति पर प्रभार रखते हैं, अतः इनका भुगतान सुरक्षित होता है। बंधक 2 प्रकार के होते हैं, एक चल प्रभाव तथा दूसरा निश्चित प्रभाव। चल प्रभाव की स्थिति में किसी निश्चित संपत्ति पर प्रभाव नहीं होता है, केवल कंपनी के समापन की स्थिति में इन डिबेंचरों को भुगतान में प्राथमिकता मिल जाती है। निश्चित प्रभाव की स्थिति में डिबेंचरों का कंपनी की किसी निश्चित संपत्ति में प्रभाव होता है। ऐसी संपत्ति को कंपनी ना तो बेच सकती है और ना ही हस्तांतरित कर सकती है। विविध तथ्य, भारत तंबाकू उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा बड़ा राष्ट्र है। सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों चीन है। केंद्र को सर्वाधिक निवल राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। भारत में पहला जल विद्युत शक्ति गृह सन 1857 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रारंभ हुआ। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य 1997 में महाराष्ट्र है। बिग पुश थ्योरी R. रॉडन ने दिया। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। सिंदरी उर्वरक कारखाना, चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना, भारतीय टेलीफोन उद्योग, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, पेनिसिलिन फैक्ट्री, भारतीय टेलीफोन उद्योग की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं भारत में हैं। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण गोवा राज्य में हुआ है। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास रिचर्ड स्टोन ने किया। जब किसी वस्तु के वास्तविक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है तब उसे मुद्रा भ्रम कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुकूल संतुलन की स्थिति वाली मुद्रा जिसको प्राप्त करना कठिन होता है उसको कठोर मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट करेंसी को ऐच्छिक मुद्रा भी कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी की प्रमुख प्राकृतिक संरचनात्मक है। प्रगतिशील कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ करों की दर में भी वृद्धि होती है, जबकि प्रतिगामी कर व्यवस्था में आय बढ़ने के साथ कर की दरों में कमी होती है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र कहा जाता है।
भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 1 अक्टूबर 1966 को की गई थी। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना 1932 में सतारा में खोला गया। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से किया जाता है। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से है। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 में प्रारंभ की गई। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में हैं। गोल्डन हैंड शेक स्कीम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड दक्षिण अफ्रीका में है। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी सिरपुर महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी। बाड़मेर राजस्थान में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। 1963 केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड व केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड का गठन किया गया। वाइड गुड्स से तात्पर्य अभिजात्य वर्ग द्वारा दैनिक इस्तेमाल में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं से होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार आदि। वाइड गुड्स की विशेषता यह होती है कि प्रदर्शन प्रभाव से इन वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहन मिलता है, यानी प्रदर्शन उपभोग के लिए खरीदी गई वस्तुएं वाइड गुड्स कहलाती हैं। ताप विद्युत उद्योग भारत में पानी का अधिकतम उपभोक्ता है। किसी देश एक्स में आर्थिक समृद्धि होगी यदि एक्स में पूंजी निर्माण होगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स संख्या को श्रम ब्यूरो जारी करता है। मुद्रा प्रचलन कम होने से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। उपभोक्ता कीमत सूचकांक सीपीआई में खाद्य पदार्थों का भार थोक कीमत सूचकांक डब्ल्यूपीआई की तुलना में अधिक होता है। डब्ल्यूपीआई सेवा की कीमतों में परिवर्तन को ग्रहण नहीं करता जो सीपीआई करता है। मुद्रास्फीति से देनदारों को लाभ होता है। आर्थिक समृद्धि सामान्यतः मुद्रास्फीति से जुड़ी होती है। मुद्रास्फीति दर की गणना और पिछले वर्ष के कीमत स्तरों का प्रभाव आधार प्रभाव कहलाता है। आधार प्रभाव के लिए कभी कभी मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि को उत्तरदायी ठहराया जाता है। अटल नवाचार मिशन नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित है। सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्ष का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा किया जाता है। मांग मुद्रा एक अल्पकालिक वित्त है जिसका उपयोग बैंकों के बीच लेन देन के लिए किया जाता है। वेंचर कैपिटल का अर्थ है नए उद्यमियों को प्रदान की गई दीर्घकालिक स्टार्टअप पूंजी। भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा किसी भी शुल्क से मुक्त होती है। यह भारत में खाते रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतों पर विचार कर सकता है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक B.S. मिन्हाज। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? चित्रा सुब्रमण्यम। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके लेखक कौन? J.B. कृपलानी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक सर M. विश्वेश्वरैया। फ्री टेट टुडे पुस्तक के लेखक जगदीश भगवती। एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल द्वारा लिखित। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यह द ट्रायम्फ ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स, कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर लिखी है। ऑन इकोनॉमिक एंड इक्विटी लिखी है। पॉवर्टी एंड फेमिन्स लिखी हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखी हुई पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो ये सारी ही हैं। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी। वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? मुंबई से। योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ठीक है, और इन्हें क्यों कहा जाता है? 1960 से 1990 तक इन्होंने तेजी से आर्थिक विकास किया, इसलिए। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक विमल जालान। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट लागू हुआ? हरियाणा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है।
ये भोजन के अधिकार से संबंधित नहीं है। शैक्षणिक उन्नतीकरण से है, सामाजिक समता से और शिशु पोषण से है। मॉडरेट संबंधित है मूल्यवर्धित कर से। आधार एक कार्यक्रम है भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1948। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? गरीब ग्रामीणों को। एगमार्क है पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित है WTO से। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी। आवास और शहरी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी 1867 में। चलिए, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।